स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। तो पॉलीगन लॉ भी सेम उसी की तरह है, जैसे कि हमने वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ पढ़ा था, उसमें भी हेड टू टेल ज्वाइन करते थे ना, टेल हेड टू टेल ज्वाइन करते थे। लेकिन ट्रायंगल लॉ क्या था, तो दो वेक्टर्स के एडिशन के लिए यूज किया जाता था, और जो पैरेललोग्राम था वो भी दो वेक्टर्स के लिए यूज किया जाता था। लेकिन अगर मोर देन टू वेक्टर्स हो तो क्या होगा, अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हों तो क्या होगा, फिर उन लोग क्या उनको ऐड नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। उसको किस लॉ से करते हैं? पॉलीगन लॉ से। तो पॉलीगन लॉ में क्या करते हैं, जैसे कोई वेक्टर्स दिए हुए हैं, चार वेक्टर्स दिए हुए, मान लो ए बी बी सी सी डी और डी ई, इन सभी वेक्टर्स को हमें हेड टू टेल ज्वाइन करना है। ये जरूरी नहीं है कि हम ए बी के हेड पे सीडी का ही टेल जोड़ें, या सीडी का टेल ना जोड़ें, बीसी का ही जोड़ें। आप किसी को भी किसी के साथ जोड़ सकते हो, लेकिन जो क्लोजिंग साइड होगी ना, जो क्लोजिंग साइड होगी, जिससे कि जो पैरेललोग्राम है वो क्लोज हो रहा होगा, वो हमारा होगा रिजल्टेंट वेक्टर। इन चारों वेक्टर्स का जो सम होगा वो इस ए ई वेक्टर के इक्वल आएगा। क्लियर है आपको? मान लो कोई चार वेक्टर हैं, ये कोई है बी सी डी, ऐसे कोई चार वेक्टर हैं। इन चारों वेक्टर्स का जो ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद में जो जो भी आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा, वो होगा ए ई वेक्टर के इक्वल। जैसे कि जो क्लोजिंग वेक्टर है ना, जैसे कि ये कोई वेक्टर था, इसके हेड पे मैंने बी सी का टेल रखा, इसके हेड पे मैंने सी डी का टेल रखा, इसके हेड पे मैंने डी ई का टेल रखा, डीई का टेल रखा। अब जो ये जो वेक्टर है ए ई वेक्टर जो है, ये क्लोजिंग साइड हुई। ईस टू ए अगर मैं मिला दूं तभी जो पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा, तभी तो क्लोज हो रहा है। ये हो रहा है कि नहीं? अगर मैं यस इस सर। अगर इसको नहीं बनाते, मान लो ए ई को नहीं बनाते अगर हम, तो ये क्लोज नहीं होता। तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग साइड। ये जो क्लोजिंग साइड जो वेक्टर होगा, वही होगा रिजल्टेंट वेक्टर। अब इनके बीच में एंगल्स होते हैं कुछ, जैसे कि ये एंगल होगा कुछ, ये एंगल होगा कुछ, ये एंगल होगा कुछ, ये एंगल होगा कुछ, कुछ ये एंगल होगा। जैसे फाइव वेक्टर्स हो रहे हैं अभी टोटल, 1 2 3 4 5। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये भी इसी में क्लोजिंग में आ रहा है ना, तो फाइव वेक्टर्स हो गए। अब इसका कुछ एंगल होगा, जैसे मान लो इसका थीटा है 1 है, इसका थीटा 2 है, इसका थीटा 3 है, इसका थीटा 4 है, इसका थीटा 5 है। अब ये पांचों के एंगल्स क्या होंगे, इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया कि भाई अगर मान लो कल को किसी को दे दिया गया कि मान लो 10 वेक्टर्स हैं, अब वो 10 वेक्टर्स के लिए क्या करेगा, सबका एंगल मेजरमेंट करेगा 10 की हेल्प से। मान लो ऐसे जोड़ जोड़ के 10 की हेल्प से 10 वेक्टर्स को जोड़ा, उसका क्लोजिंग साइड था वो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। अब लेकिन उसको एंगल्स, किसी क्वेश्चन पूछ लिया कि इनके बीच का एंगल क्या होगा, सभी वेक्टर्स के एंगल का एडिशन क्या आ रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनाया गया, सो एन माइनस के 2 × 2 पाई। जैसे कि अगर 4 वेक्टर्स हैं, 4 वेक्टर्स को ऐड करना है, तो एन इक्वल टू क्या हो गया, 4। तो जैसे 4 वेक्टर्स हैं, अगर 4 वेक्टर हैं, तो उनके उनके सभी इंटरनल एंगल, इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स, जैसे थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा 5, दी ऑल आर द इंटीरियर एंगल्स। तो 4 अगर साइड है किसी पेंटागन की, या 5 साइड है, तो उसमें क्या आएगा, जैसे कि जैसे क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, 2। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 4 होता है ना, यस सर। यस सर। क्वार्टर का मतलब 4 हो गया। अब देखो इस फॉर्मूले में लगाओ, 4 - के 2, 4 - के 2, इसकी यूनिट होती है रेडियन, रेडियन यूनिट। 4 - के 2, 2 है ना, ये 2 आया इसी वजह से। 2 का मल्टीपल होगा, यानी कि इसमें अगर 2 पाई का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रेडियन होगा। अगर 4 साइड है अगर किसी की, तो उसके इंटीरियर जो एंगल्स है ना, उनका एडिशन होगा वो 4 पाई के इक्वल होगा। ऐसे पेंटागन जिसकी 5 साइड्स हो, जैसे इसमें है 5, 1 2 3 4 5, 5 साइड है ना इसकी पेंटागन की। अब इन यस सर। पांचों एंगल्स को अगर मैं जोड़ू, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा 5, तो इनका सम कितना आएगा? सम देखो इससे निकालते हैं, n - के 2 × 2 पाई। अब देखो 5 साइड है तो n इक्वल टू 5 रख दिया, 5 - के 2 × 2 पाई। 5 3 आया यहां से, 3 × 2, 3 × 2 6 पाई। 6। यानी कि अगर पेंटागन है जिसकी 5 साइड्स हैं, उसके सभी इंटीरियर एंगल्स का एडिशन क्या होगा, 6 पाई, 6 पाई रेडियन। अब कल को कोई आपको दे दे 52 साइड्स का कोई वो है
पॉलीगन है उसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम बताओ। अब तो पागल हो जाओगे ऐसे एंगल नापते नापते। 52 समझ रहे हो? तो हम क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, n-2 इंटू 2 पाई। 52 - 2 इंटू 2 पाई। तो ये क्या होगा, 50 इंटू 2 100। 100। अब 100 पाई रेडियन, उसके सभी इंटीरियर एंगल्स का एडिशन क्या होगा, 100 पाई। क्लियर है आपको पॉलीगन लॉ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखो, जो मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर्स को किसी के साथ ऐड कर दे, जो क्लोजिंग साइड होगी वो रिजल्टेंट हमेशा सेम रहेगा। ये डिपेंड नहीं करता कि ए बी के हेड पे आप बीसी का ही टेल लगा, ए बी के हेड पे आप सीडी का भी टेल लगा सकते हो। इसका प्रूफ आपको ये आगे मिल जाएगा। देखो, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब बी ए बी सी डी ई को अगर हम जैसे कि 4+3+2 करें, 4+3+2 किया है, इसको 2+3+4 भी करेंगे तब भी उतना ही आएगा। या फिर हम इसको ये करें कि 4+2+3 करें, तीनों इक्वली आएंगे ना, आएंगे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही सेम वेक्टर्स में, वेक्टर एडिशन में होता है कि ए को बी में जोड़े, बी को सी में, ऐसे एडिशन इस तरह से करें, या उनको रैंडम ऑर्डर से ले लें या फिर उसके भी रैंडम ऑर्डर से ले लें, तो एडिशन जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो हमेशा सेम आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, वेक्टर एडिशन ऑफ 5 वेक्टर्स। देखो ए बी सी डी ई, ये 5 वेक्टर्स लिए हैं, ठीक है। अब उनको हमने क्या किया, पहले ए लिया, बी लिया, सी लिया, डी लिया, ई लिया। इस पहले वाले बॉक्स में, पहले बॉक्स में हमने तरीके से ए बी सी डी के सीक्वेंस से जोड़ा है। अब देखो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आएगा, बी बी जोड़े, सी जोड़ दिया, डी जोड़ दिया, ई जोड़ दिया। अब रिजल्टेंट वेक्टर देखो, ये लेंथ है रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ है, ठीक है। तो देखो, इसमें डी पहले ले लिया, फिर ई ले लिया, फिर ए ले लिया, फिर बी ले लिया, फिर सी ले लिया। अब देखो रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ देखो, ये लेंथ है, देखो इक्वल है ना दोनों लेंथ। अब देखो इसमें देखो, सी ले लिया, बी ले लिया, ए ले लिया, डी ले लिया, ई ले लिया। अब देखो आर, आर वेक्टर। ये क्या था, वेक्टर एडिशन। ये मैं आपको ये शो कराना चाह रहा था कि जो प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन की, जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव मतलब किसी भी वेक्टर को कभी भी ऐड कर दो, वो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा सेम आएगा। अब देखो इधर देखो, आप 4 में 3 जोड़ा, 3 में 4+3 7 हुआ, 7 में 3 जोड़ा, 7 में 2 जोड़ा, सॉरी 7 में 2 9 आया ना। अरे Yes, 9। sir. अब देखो Yes, sir. अभी अब मैंने क्या कर रहा हूं, मैं 2 में 3 जोड़ रहा हूं, 5 आ गया, 5 में 4 जोड़ रहा हूं तब भी 9 आ रहा है। भाई Yes, मैंने sir. मैंने पहले 7 में 2 जोड़ा था तब 9 आया था, लेकिन अब मैं 5 में 4 जोड़ रहा हूं तब 9 आ रहा है। अब मैं 4 में 2 जोड़ रहा हूँ 6, 6 में 3 जोड़ रहा हूं तब 9 आ रहा है। आ तो 9 ही रहा है ना। Yes, sir. ऐसे ऐसे वेक्टर में भी होता है, किसी को कभी भी जोड़ो रिजल्टेंट सेम आएगा। तो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब ए प्लस बी प्लस सी है, तो उसको हम ये भी ये करें, अगर बी प्लस सी प्लस ए या फिर सी प्लस ए प्लस बी, तीनों का रिजल्टेंट सेम होगा। ऐसे ही अगर वेक्टर में अगर किसी मल्टीप्लीकेशन करें किसी क्वांटिटी, जैसे एम का मल्टीप्लाई, ये कोई कांस्टेंट हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, किसी का मल्टीप्लीकेशन करें तो उसका मल्टीप्लीकेशन पर्टिकुलर एक वेक्टर में हो जाएगा। हर एक टर्म में वेक्टर में, जैसे कि ए कोई वेक्टर है उसमें एम का मल्टीप्लिकेशन एम ए प्लस एम बी ऐसे हो जाएगा। और अगर किसी वेक्टर में अगर जीरो ऐड करें या माइनस करें तो उस वेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी क्लियर है? Yes, sir. आगे आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं आपको असाइनमेंट शेयर, वो सॉरी नोट्स शेयर कर दूंगा आपको इसके, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. नोट शेयर कर दूंगा, उसके बाद आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा इनको, ठीक है। अब आता है कंपोनेंट फॉर्म में एडिशन। कंपोनेंट फॉर्म में एडिशन कैसे होता है भाई, देखो आई के साथ आई का जुड़ेगा, जे के साथ जे का जुड़ेगा, और के साथ के का जुड़ेगा। इतना याद रखो बस आप। देखो आई के साथ आई का ए एक्स बी एक्स और सी एक्स जुड़ेंगे आई के साथ में। आया है, आया है कि नहीं? Yes, sir. ऐसे ही बी Yes, के, sir. ऐसे ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही क्या होगा, जे के लिए, जे के लिए ए का जे लेंगे, बी के जे का कंपोनेंट लेंगे, सी के जे का कंपोनेंट लेंगे। देखो ए वाई बी वाई और सी वाई, जे कंपोनेंट आए तीनों। ऐसे सी के कैप के लिए ए जेड बी जेड और सी जेड। क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. अब ऐसे ऐसे ही मान लो सब्ट्रैक्शन में मान लो a माइनस बी किया, तो ऐसे ही a आई वाले के साथ आई के से आई का घटेगा, बी जो और बी वाला है बी वाले से माइनस, जे वाला जे वाले से माइनस होगा, के वाला के वाले से माइनस होगा। जैसे देखो, जैसे ए एक्स माइनस के बी एक्स, देखो इन दो वेक्टर्स को माइनस किया है। अभी हमारी कैलकुलेशन मान लो इन दो वेक्टर्स के बीच में ए एक्स माइनस के बी एक्स, देखो ए एक्स माइनस के बी एक्स, आई आई के हैं दोनों, आई आई के है ना, Yes, sir. ए एक्स Yes, माइनस sir. बी एक्स आई कैप। अब देखो जे कैप में, जे कैप में क्या करेंगे, जे वाले ए का जे वाला लें, ए जे, और ये क्या है बी जे, वो सॉरी ए जे कह रहा हूं मैं, ए वाई और बी वाई, ए वाई और बी वाई, ए वाई माइनस बी वाई। ऐसे जेड के लिए, के कैप के लिए ए जेड माइनस के बी जेड, ए जेड माइनस के बी जेड। क्लियर है? Yes, sir. Yes. अब देखो ये दो क्वेश्चन और होंगे, 3 क्वेश्चन वो 2 क्वेश्चन ये, हाँ ये 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, आपको इसके बाद में नोट्स शेयर कर दूंगा मैं, और उसके बाद ये आपको 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन वो 2 क्वेश्चन ये, और सिंपल क्वेश्चन है। आप जैसे अभी जो प्रॉपर्टी बताई है ना उसी पे बेस है, एग्जैक्टली उसी पे बेस है, और सारे क्वेश्चन करिएगा आप लोग, आपको होमवर्क में करना है। अब जैसे हमने वो एडिशन किया था, जैसे हमने सम किया था, वैसे वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन भी होता है। मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट, उस मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट जो आता है ना बेटा, जो रिजल्टेंट आता है वो आता है आपका स्केलर। स्केलर मतलब जैसे कि 2 3 5 4 7 8 ऐसे करके स्केलर आता है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आता है वो आता है वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप, कुछ भी आएगी, लेकिन एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। क्लियर है? आपको स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट बोले या स्केलर प्रोडक्ट बोले, उससे आपका स्केलर क्वांटिटी आएगी, और जो वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है उससे आपका वेक्टर क्वांटिटी आएगी। क्लियर है? इतना बस, Yes, Yes, sir. sir. इतना Yes, क्लियर है? sir. अब देखो हम पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट में ये होता है कि उसका फॉर्मूला देखो, ए डॉट बी का फॉर्मूला, पहले तो आप ये देखो ए डॉट बी का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट मतलब होता है कि जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, मान लो ए और बी वेक्टर है, उनको टेल टू टेल एंगल के लिए क्या करते हैं, हम टेल टू टेल मिलाते हैं। टेल टू टेल मिलाया और उनके बीच का एंगल हमारा थीटा निकला। उनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो ए और बी का मतलब क्या है, ए का मतलब है ए का मैग्नीट्यूड, और बी का मतलब है बी का मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड तो क्लियर होगा आपको कैसे निकालते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये जो एंगल है वो है थीटा। अब आपको पूछा किसी ने कि भाई दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो सिंपली आप ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड उन दो वेक्टर्स के बीच के जो एंगल है उसमें कॉस का कंपोनेंट रख देंगे, सिंपली डॉट प्रोडक्ट निकल जाए। अब कभी कभी क्या करता है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पूछता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यानी कि कोई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे देगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे देगा, और क्या करेगा, ए और बी का मैग्नीट्यूड दे दिया, ए डॉट बी की वैल्यू दे देगा आपको, ए डॉट बी की वैल्यू, और आपको एंगल पूछेगा। एंगल आपको पूछने लगेगा तो क्या करेंगे हम, कॉस को क्या करेंगे, कॉस थीटा इधर रखा, ए बी जो है, ए बी है इसके नीचे पहुंचा दिया हमने, ए बी के नीचे ए का मैग्नीट्यूड और बी का, ये यही है ए बी, हम इनको, इस ए बी का मतलब यही है ना, देखो मैंने ऊपर लिखा भी है, ये जो ए का मतलब क्या है ये है, बी का मतलब क्या है बी का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख दिया है, यहाँ पे आप लोगों ने मैग्नीट्यूड के फॉर्म, क्या इससे हम एंगल निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू दी हुई है हमें, इसकी एक ए का मैग्नीट्यूड दिया है, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो इन इन तीनों को सॉल्व करके क्या थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं कॉस थीटा की हेल्प से। Yes, sir. Yes, sir. दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। एक्चुअली फॉर्मूला यही है, मेन फॉर्मूला यही है डॉट प्रोडक्ट का। इसी को रीअरेंज किया, ए बी को बस नीचे पहुंचा दिया है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल दिया। अब इसमें होता क्या है कि एक्चुअल में जो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, प्रोजेक्शन। देखो इस वेक्टर को मैं यहां से अगर लाइट मारूं, इस पर यहां से लाइट मारूं, क्या इसकी परछाई इधर बनेगी, इस वेक्टर की परछाई इस ए वेक्टर पर, ए वेक्टर पर इतनी इतनी जो होगी, ये बी वेक्टर की परछाई होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. अब मैंने क्या बताया था आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में, कि ये जो बी वेक्टर है इसका कंपोनेंट एक ही साइड में क्या आएगा, एक ही साइड में
थीटा कॉस कंपोनेंट, एग्जैक्टली कॉस कंपोनेंट। यहाँ पे क्या आएगा, बी कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अब देखो, अब मुझे ये बताओ कि ए बी वेक्टर है, ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा, ये ऊपर वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है यस जस्ट। सर। अब क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि ए ब्रैकेट में बी कॉस थीटा, ए ब्रैकेट में बी कॉस थीटा लिख सकता हूं कि नहीं इसको? यस अरे सर। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है ना। अब ये जो बी कॉस थीटा है ना, ये बी कॉस थीटा, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। भाई बी का परछाई, प्रोजेक्शन मतलब परछाई, बी की परछाई ही तो है अलोंग ए के अलोंग, ये है कि नहीं? Yes, sir. यस तो सर। इसको ये जो बी कॉस थीटा है, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। और सिमिलरली अब देखो, यहाँ पे हमारा ये क्लियर हो गया बी कॉस थीटा वाला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लाइट यहाँ से डाल रहा हूँ, मान लो यहाँ से लाइट डाली, क्या इसकी प्रोजेक्शन मुझे ऐसे 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 करके कुछ इस पे दिखेगी? मुझे इस पे परछाई बनेगी कि नहीं बनेगी एक की? यस सर। इस पे बनेगी। अब ये किसके इक्वल होगी बेटा, कोई बताएगा मुझे? एंगल देख लो जरा, एंगल देख लो, इसी से चिपका हुआ है, इसी वाले से चिपका हुआ, तो क्या ये ए कॉस थीटा होगी? यस सर। Yes, sir. अब ए कॉस थीटा, Yes, sir. क्या मैं इसी को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ए कॉस थीटा ब्रैकेट में इंटू बी? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये जो No, sir. ये जो ए कॉस थीटा है, ये जो ए कॉस थीटा है, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। बी कॉस थीटा को क्या बोलते थे? प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। और ए कॉस थीटा को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। अब देखो ये जो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा नीचे, इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2, ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3, और ए एंड बी के बीच में एंगल क्या दिया हुआ है 60 डिग्री। अब देखो इसका क्या पूछा है, ए डॉट बी पूछा। अब देखो ए डॉट बी यहाँ पे सिंपली निकाल सकते हैं हम क्लियरली। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा है ना, यस सर। सर 3 आएगा। ए बी कॉस थीटा है ना, ए की वैल्यू क्या है 2, बी की 2 वैल्यू क्या है 3, कॉस 3 60। कॉस 60 देखो किसी ने 3 आंसर बताया भी है। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या है आंसर? 3। 3। ऐसे ऐसे समझ में आ रही मेरी बात? Yes, sir. ऐसे ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं। और ऐसे ये प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट है। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट भी क्या होती है? प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। देखो डॉट स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर 3 इंटू 2 इक्वल टू, बेटा जो नीचे लगाते हैं वो पॉइंट होता है, जो ऊपर लगाते हैं ना वो मल्टीप्लीकेशन का सिंबल होता है। 3 इंटू 2 लिखें या 2 इंटू 3 लिखें, ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी कि नहीं आएगी? इसकी वैल्यू भी 6 आएगी और इसकी वैल्यू भी 6 आएगी। यही हमारा Yes, sir. स्केलर प्रोडक्ट में होता है कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। स्केलर प्रोडक्ट में ही होता है ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। देखो ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ए डॉट बी प्लस सी, जैसे हमारा उसमें था एडिशन में, ऐसे ही होता है कि इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी होगा और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी होगा। जैसे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, देखो इसका मल्टीप्लीकेशन हुआ ए डॉट बी, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन ए डॉट सी। क्लियर है? यस सर। अब देखो Yes, sir. ये क्या बोल रहा है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन cos थीटा विल बी मैक्सिमम। अब देखो फॉर्मूला क्या था हमारा ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था? ए बी, कैपिटल लिख लें गुस्सा आ जाएगा कोई, ए बी, ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट क्या था? ए बी cos थीटा, यही है ना? देखो दिखा, यस सर। ए बी cos Yes, थीटा sir. है ना, मैं कहीं बाहर से नहीं लिख रहा हूँ कुछ भी, ए बी cos थीटा। अब मुझे ये बताओ कि ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? मान लो ए बी का मैग्नीट्यूड हमें फिक्स दिया हुआ है, ये 0 हो नहीं, ये मतलब मैक्सिमम इसकी जो वैल्यू दी हुई है वही होगी। क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी जो cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी? यस सर। Yes, sir. और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सर 1 cos 0 1 1। cos 0 की वैल्यू 1, यानी कि 1 cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है? 1। और वो किस पे होती है? 0 पे। cos थीटा इक्वल टू
थीटा इक्वल टू अगर जीरो हो, थीटा इक्वल टू अगर जीरो है, तब इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो मैक्सिमम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कॉस की वैल्यू जो है मैक्सिमम 1 है। नहीं आ रही बात समझ में? सर आगे कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा? थीटा इक्वल टू जीरो पे। और ए डॉट बी कॉस थीटा मैक्सिमम कब हो सकता है? ए डॉट बी जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम हो। और कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब है? थीटा इक्वल टू जीरो पे। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट बन जाता है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन द वेक्टर्स आर पैरेलल। आपके क्वेश्चन ऑप्शन में क्वेश्चन आ सकता है ऑप्शनल में कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में मैक्सिमम कब होता है? जब वो वेक्टर पैरेलल होते हैं। क्वेश्चन में पूछ लिया कि वो जब डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, वो कंडीशन बताओ जब दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। अब आपको दे दिया 90 डिग्री पे, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो। ऑप्शन बी दे दिया पैरेलल हो, ऑप्शन सी दे दिया कि 80 डिग्री पे हो या 45 डिग्री पे हो, ऑप्शन डी दे नन ऑफ दीज। तो आपको ऑप्शन लगाना है पैरेलल वेक्टर। क्लियर है? यस सर अब देखो इफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज जीरो। अगर किसी दो नॉन जीरो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट जीरो है तो क्या वो परपेंडिकुलर होंगे? परपेंडिकुलर कब होंगे? परपेंडिकुलर मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 90 90। अब मुझे ये बताओ ए बी कॉस थीटा है। इन दो वेक्टर्स की वैल्यू अगर कुछ भी है, मान लो 100 है इनकी वैल्यू, ठीक है। अगर cos 90 है ना, cos 90 की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी ना, इसकी वैल्यू तो जीरो होगी। यस सर होगी कि नहीं? यानी कि अगर दो वेक्टर्स चाहे उनकी वैल्यू कुछ भी हो, डजंट मैटर, चाहे कुछ भी वैल्यू हो, अगर वो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो आएगा। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है इसका मतलब वो वेक्टर परपेंडिकुलर है। उल्टा सीधा उल्टा है। देखो दोनों में मैंने क्या किया, पहले स्टेटमेंट में मैंने आपको बोला कि अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो वो वेक्टर एक दूसरे के तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। एक तो स्टेटमेंट ये हो गया कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। और एक स्टेटमेंट ये है कि दो नॉन जीरो वेक्टर हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो वो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। दोनों स्टेटमेंट समझ रहे हो आप? यस सर दोनों स्टेटमेंट का मतलब एक ही है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे और उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। क्लियर है? यस सर अब देखो अगर कोई वेक्टर है, कोई यूनिट वेक्टर है, अगर उसका मल्टीप्लाई खुद से ही करें, ए डॉट ए करें, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो अंडर रूट में ए डॉट ए आता है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल ए डॉट ए का लिखा हमने, ए का मैग्नीट्यूड, बी का ए का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब मुझे बताओ जैसे ये वेक्टर है कोई, इसके ऊपर एक और वेक्टर है कोई, है ठीक है, ये भी ए था ये भी ए था, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? जीरो डिग्री इक्वल टू जीरो डिग्री है ना। तो देखो थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री है तो कॉस जीरो रखा, जीरो की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो ए इन दोनों का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर जब ए स्क्वायर हो गया तो क्या इस ए को अंडर रूट इसमें ये जो साइड है इसमें अंडर रूट में लगा सकता हूँ ना, अंडर रूट ए स्क्वायर को यस सर यस सर एक जब वेक्टर को खुद से ही डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो उनका अंडर रूट में दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। क्लियर है? अब जैसे आपने देखा यूनिट वेक्टर पढ़ा था हमने, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सर 1 1 क्लियर है, 1 होता है मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का। अब देखो ये जो यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर में अगर यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन यूनिट वेक्टर से कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड पता था 1 है, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, एंगल क्या था? जीरो, क्योंकि हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लीकेशन करें तो एंगल जीरो होगा। वही वाली कंडीशन, अभी ये वाला कंडीशन, जैसे ये कोई एन वेक्टर है, ये भी कोई एन वेक्टर है, तो थीटा तो जीरो होगा ना। वही किया तो यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन जब यूनिट वेक्टर से करते हैं तो उनका मल्टीप्लीकेशन क्या आता है? 1।
अब जैसे ऐसे ही सिमिलरली एन कैप का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 आएगा, आई कैप का मल्टीप्लीकेशन करे तो 1 आएगा, जे कैप का मल्टीप्लीकेशन तो भी 1 आएगा, के कैप का मल्टीप्लीकेशन करे तो 1 आएगा। अब देखो आई और जे का मल्टीप्लीकेशन, जे आई का के आई का, ये मतलब इधर उधर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 0। क्यों आएगा भाई? देखो आपको समझाता हूँ ये चीज, क्योंकि ये चीज ना पता सबको होती है, लेकिन ये नहीं पता था कि 0 क्यों होती है, 1 क्यों होता है, ये क्यों होता है। देखो ये मान लो एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में क्या होता है बेटा, आई कैप होता है, आई कैप होता है ना एक्स डायरेक्शन में। यस सर, वाई में जे और जेड यस में सर, जेड में जे के। अब मुझे ये बताओ कि मैं कर रहा हूं आई डॉट जे, इन दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, इनके बीच में एंगल क्या है बेटा, कोई बताएगा मुझे? 90 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब अभी हमने क्या पढ़ा था, दो वेक्टर्स जिनके Cos बीच में 90 90 डिग्री का एंगल हो तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है कि नहीं? यस सर, अब मैं इनमें से किन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल दूं, हमेशा 0 होगा ना? यस सर, 0 क्यों हो रहा है? क्योंकि उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। क्लियर है? यस सर, समझ में आ गया सबको? यस सर, ओके। देन एक प्रॉपर्टी और बची, वही प्रॉपर्टी है, ये वही प्रॉपर्टी है जो हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच का एंगल अगर वो दोनों परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, या फिर अगर दो वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो वो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। वही प्रॉपर्टी है यहाँ पे ये वाली, सेम टू सेम। टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। वही पढ़ा है ना हमने, दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब वो परपेंडिकुलर होंगे। अब उसी को मैंने और करके लिख दिया, इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज 0 एंड दे आर ऑर्थोगोनल या फिर बोल सकते हैं इसको परपेंडिकुलर। क्लियर है? जैसे दो वेक्टर हैं ए और बी वेक्टर मैंने ले लिए हैं, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, 0। क्लियर है? मैंने इसको एक अलग स्टेटमेंट अलग से और बना दिया, लेकिन कंफ्यूजन इसी पॉइंट पे आ गई थी। अब देखते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या करते हैं उसकी फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में देखते हैं। देखो ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अब मुझे ये बताओ, इधर आप एक बताओ मुझे, ए प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं सी प्लस डी से। आज जब हम ए का मल्टीप्लीकेशन हमें इससे भी करूंगा और ए का मल्टीप्लीकेशन डी के साथ भी करूंगा, ये तो क्लियर होगा आपको? यस सर, मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो क्या होगा, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी, और देखो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी करूंगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी करूंगा, बी सी प्लस बी। क्लियर है? ये बात क्लियर है आपको? यस सर, यही फंडा लगाएंगे हम यहाँ पे ए डॉट बी में। देखो ए एक्स का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी करेंगे। अब देखो मुझे ए एक्स का मल्टीप्लीकेशन बी एक्स के साथ का, ए एक्स बी एक्स, आई कैप इसका था, आई कैप इसका था, ठीक है, आई डॉट आई आ गया। यस सर, अब ए एक्स का मल्टीप्लीकेशन बी वाई के साथ, ए एक्स बी वाई आई कैप और इसका जे कैप, ए एक्स का मल्टीप्लाई बी जेड के साथ हूँ, ए एक्स बी जेड आई कैप के कैप, ऐसे ही सेम टू सेम सबके साथ किया। अब एक बात बताओ, हम लोग पढ़े यहाँ पे अभी पढ़े थे कि आई कैप, देखो आई और जे खुद में मल्टीप्लीकेशन करते हैं, आई का आई में करेंगे, जे का जे में करेंगे, के का के में करेंगे तो वैल्यू 1 होती है। अगर किसी एक का किसी दूसरे के साथ में करेंगे तो उसका मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, 0 आता है ना। यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे। देखो आई डॉट आई एस की वैल्यू 1 हो जाएगी, आई डॉट जे एस की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0, आई डॉट के एस की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये देखो जे डॉट जे एस की वैल्यू 1 हो जाएगी। यस सर, अब ये देखो ये है जे डॉट के एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यस सर, के डॉट आई एस की वैल्यू 0, के डॉट जे एस की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब देखो 1 1 वाले उठा लो, ए एक्स बी एक्स, देखो ए एक्स बी एक्स यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे ए वाई बी वाई आ गया, ए जेड बी जेड। अब देखो अब हमें इतना झंझट पालना ही नहीं है, जब हम क्वेश्चन करेंगे हमें तो कंपटीशन का एग्जाम निकालना है भाई,
कंपटीशन में इतना थोड़ी ना करेंगे कि कैसे कैसे क्या करें, हटो छोड़ो सब कुछ भूल जाओ क्या पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन में। अभी हमें क्या करना है, ए डॉट बी में जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए का मल्टीप्लाई ए बी के, ए आई वालों का मल्टीप्लीकेशन, आई वालों का आई के साथ, जे वालों का जे के साथ, के वालों का के साथ, जैसे एडिशन में कर रहे थे, ना, ए की वाले आई वाले के साथ जुड़ेगा, जे वाले का जे वाले के साथ जुड़ेगा, के वाले का के वाले के साथ जुड़ेगा। सिंपली इसमें वही याद रखना है कि बी का आई वाले का आई के वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ, और के वाले का के वाले के साथ। यही देखो ए एक्स बी एक्स, देखो ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। क्लियर है आपको ये? यस 100% क्लियर? यस सर। ओके देन अब देखो ये आपके 4 क्वेश्चंस और आ गए। देखो अभी आपके पास आप क्वेश्चन काफी होते जा रहे हैं। देखो पहले में थे शायद 4 थे या शायद 3 थे, 4 + 3 + 4, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए। 8 और 3 11 क्वेश्चन हो गए आपके। कितने हो गए? 11 क्वेश्चन। ठीक है कि नहीं? ये आपके सिंपल क्वेश्चन है, डोंट वरी। देखो ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, a - 2b, डॉट प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों का, a + b के। अब देखो ये अलग से सेपरेट निकालना है पहले आपको, फिर इससे एक वेक्टर आएगा, दोनों से 2 वेक्टर आएंगे, उन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। दोनों के बीच में एंगल कौन सा फॉर्मूला? AB cos theta। हाँ AB cos थीटा वाला, वही उनसे दोनों के बीच में एंगल निकालना, ये वाला आंसर आ जाएगा। और वैसे सिंपली एंगल निकालना ही नहीं, आपको इसी की वैल्यू पूछी है, सिंपली इसी की वैल्यू पूछी है, बस ये क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा वो निकालना है बस, और कुछ नहीं करना आपको। क्लियर है? यस सर। ये करना है। अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पर। जैसे हमारा डॉट प्रोडक्ट था वैसे हमारा क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है भाई। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट का हमारा रिजल्टेंट क्या आता था? रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में वेक्टर क्या होता है भाई? वेक्टर में क्या होता है कि हमारा एक तो होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। अब देखो ये जो आपको दिया हुआ है ये फॉर्मूला है आपका, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड बी और बी, साइन थीटा और एन कैप। एन कैप क्या है? इसको बोलते हैं डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर बोलो या फिर यूनिट वेक्टर बोलो, दोनों एक ही चीज है। ये यूनिट वेक्टर ही है एक्चुअली में, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है लेकिन डायरेक्शन शो करता है। अब इधर देखो आप, इसमें ये जो है ना, ये तो है आपका मैग्नीट्यूड, ये तो है आपका क्या? मैग्नीट्यूड। और ये जो एन कैप है ये है आपकी डायरेक्शन। क्लियर है? क्या मैग्नीट्यूड? ए बी साइन थीटा। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, जब हम इसकी बात करेंगे ना कि ए, मान लो मैं बात कर रहा हूँ ए क्रॉस बी की बात, इसके ऊपर अगर ये लगा दिया मैंने तो हम लोग बात करेंगे बस ए बी साइन थीटा की। इसका मतलब हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ए बी साइन थीटा की। अब वही दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो उनका जो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये बड़ा मसला हुआ। ये जो डायरेक्शन वेक्टर होता है ना, डायरेक्शन दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो ऐसे होता है कि दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। मान लो ये एक वेक्टर था, ये एक वेक्टर था, ये वेक्टर और बी वेक्टर दोनों वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि आप जिस स्क्रीन पर देख रहे हो, जैसे आपकी कॉपी है, कॉपी पर 2 वेक्टर हैं। अभी 1 मिनट रुको। ये 2 वेक्टर दिख रहे हैं आपको, एक ये वेक्टर एक ये वेक्टर है। यस सर। अब ये जो 2 वेक्टर है ना, ये वेक्टर मान लो ए है, ये मान लो बी है। अब ये जो पेन है, ये आपको जो पेन ये दिख रहा है आपकी तरफ, आपकी तरफ जो दिख रहा है, टिप दिख रही है, ये है हमारे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन। जो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद में जो वेक्टर की डायरेक्शन आती है ना, देखो ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर है, ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर है, इसकी भी तो कोई डायरेक्शन होगी क्योंकि ये भी वेक्टर फॉर्म में आएगा। अरे ए वेक्टर की कोई डायरेक्शन होगी, बी वेक्टर की डायरेक्शन, इन दोनों का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद में भी एक वेक्टर ही आएगा ना। यस सर। अब जो वेक्टर आ रहा है उसकी भी तो कुछ डायरेक्शन होगी। यस सर। अब ये जो एन कैप जो शो कर रहा है, ये जो पेन मेरा, ये वाला पेन जो शो कर रहा है, वो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन बता रहा है। ये पेन पेज के बाहर की तरफ, वो पेज के अंदर की तरफ, पीछे की तरफ।
ये इसके भी परपेंडिकुलर है, इस पेन के भी और इस पेन के भी, दोनों पेन्स के परपेंडिकुलर है, दोनों पेन्स के। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं कि ऊपर मतलब पेज के अंदर की तरफ होगा या पेज की बाहर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। ये देखो इसके लिए हमारा आता है राइट हैंड रूल। अब देखो इसको ढंग से, मान लो ये वाला वेक्टर था आपका ए वेक्टर, ये वाला जो सफेद सफेद कैप वाला दिख रहा है पेन आपको, व्हाइट व्हाइट जिसमें लगा हुआ है। अब देखो दो एक है डायरेक्शन ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, एक है आपकी बी क्रॉस ए की डायरेक्शन, ठीक है। इन दोनों की हम डायरेक्शन देखेंगे। अभी हम निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। देखो ये वेक्टर मैंने मान लिया ए है, ये वेक्टर बी है। थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि देखो ये जो उंगली है ना, मेरी ये उंगली है, उंगली दिख रही है ये राइट हैंड रहा, तो मैं राइट हैंड को ऐसे पोजीशन करूंगा, ऐसे लगाऊंगा कि ये जो मेरा हाथ ऐसे हो जाए कि जो उंगलियां हैं ये करंट में उंगलियां हो जाएं ए वेक्टर की तरफ, और इनको जब मोड़ूं तो बी वेक्टर की तरफ जानी चाहिए। ए वेक्टर की तरफ हो जाए और बी वेक्टर की तरफ जानी चाहिए। ए वेक्टर की तरफ मुझे मैं रखूंगा इनको, और अंगूठे को सीधे रखूंगा जैसे मेरा है अंगूठा, और उसको जो ए वेक्टर को ए वेक्टर की तरफ रख रहा हूँ वो बी वेक्टर की तरफ मोड़ रहा हूँ, ए वेक्टर की तरफ रख रहा हूँ बी वेक्टर की तरफ मोड़ रहा हूँ। ऐसा हो रहा है ना, ए वेक्टर की तरफ पे मैंने रख दिया, इनको मोड़ रहा हूँ तो बी वेक्टर पे जा रही है कि नहीं? Yes, sir. तो जो अंगूठा है वो शो करता है डायरेक्शन, जो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो शो करेगा अंगूठा। देखो इधर इधर मैं जब दिखा रहा हूँ तो ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं, देखो अंगूठा ऊपर है ना। Yes, sir. Yes. अब देखो मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर आई, अपवर्ड आई, ऐसे आई है। अब हम बी क्रॉस ए की डायरेक्शन देखते हैं भाई। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, बी क्रॉस ए देख रहे हैं तो मतलब बी पे हमें हाथ फिक्स करना होगा, बी पे हाथ फिक्स करना होगा और एक ही तरफ अंगूठा उंगलियां आनी चाहिए। अब देखो मेरी उंगलियां जब अंगूठा नीचे की तरफ जा रहा है बी की तरफ है कि नहीं, देखो बी की तरफ, अब एक ही तरफ Yes, sir. बी वेक्टर पे मैंने फिक्स कर दी, अपने उंगलियां फिक्स कर दी, एक ही तरफ जा रही है, देखो एक ही तरफ जा रही है। अंगूठा किधर शो कर रहा है, नीचे की तरफ शो कर रहा है कि नहीं, नीचे डाउनवर्ड्स। Yes, sir. तो इसका मतलब जो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या आई, डाउनवर्ड। Downwards. राइट हैंड थंब रूल समझ में आया आपको? पहले पहले हम उंगलियों को उस वेक्टर पर रखते हैं, उस वेक्टर की डायरेक्शन में रखते हैं जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में पहले आ रहा है। एक ए आ रहा है ना पहले, तो ए पे रख दी। ऐसे रखते हैं उंगलियों को कि हम जब उंगलियों को मोड़ें कर्ल करें तो बी की तरफ आनी चाहिए। ये हमारा जो मैं समझा रहा हूँ ना उसको बुकिश लैंग्वेज में लिख दिया है बस, और कुछ नहीं। ये आप पढ़ोगे आपको बाद में समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो आप कभी नहीं बोलोगे। पढ़ के शायद समझ में आता तो अब तक आ जाता आपको। ये समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहे हैं हम राइट हैंड थंब रूल, Yes, कैसे sir. अप्लाई कर रहे हैं? क्लियर है? Yes, sir. आप देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन हम एक रूल फॉलो करते हैं इसमें, जैसे कि ये जो है ना, इसमें अगर हम ऐसे घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्या एंटी क्लॉकवाइज, तो लेंगे हम क्या पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हम लेंगे नेगेटिव। ये एक ट्रिक है, बस एक ट्रिक है कि आई जे के का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालते हैं। इसको समझना है अगर तो मैं आपको समझा भी सकता हूँ। फॉर्मूला क्या था, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या था, कोई बताएगा? AB sin theta. ए बी साइन थीटा, इसमें क्या है साइन थीटा आई है। अब देखो अगर हम ए आई क्रॉस जे कर रहे हैं, देखो इधर देखो जरा, इधर x है, इधर y है, इधर z है, इधर i कैप हो गया, इधर j कैप हो गया, इधर k कैप हो गया। अब मुझे ये बताओ इन दोनों के अगर i क्रॉस j कर रहा हूं तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है बेटा? 90 degree. 90 डिग्री है ना। अब मुझे ये बताओ कि अगर 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1. तो क्या अगर दो यूनिट वेक्टर, अगर ये यूनिट वेक्टर्स होते, अगर ए और बी यूनिट वेक्टर होते और तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 होता ना, Yes, sir. क्या वैल्यू आती? 1 आती। इसका मतलब ये है कि अगर आई डॉट जे में अगर मल्टीप्लीकेशन करूं, आई डॉट जे का मल्टीप्लीकेशन करूं तो 1 आएगा, क्योंकि इनके Yes, बीच में sir. 90 डिग्री का एंगल है। और अगर मैं आई डॉट आई करूं तो ये कोई आई वेक्टर 0. क्यों आएगा कोई बताएगा क्यों आएगा? Sin 0. Sin 0 0. साइन जीरो की वैल्यू जीरो, एग्जैक्टली साइन जीरो की वैल्यू जीरो। अब देखो जब आई डॉट जे की डायरेक्शन के कैप है तो जे डॉट आई की डायरेक्शन माइनस के कैप क्यों आई है? Minus, yes. क्यों? देखो इधर देखो,
ए क्रॉस बी का मैंने प्रूफ किया था आपको, ए क्रॉस बी का क्या आया था, ऊपर की डायरेक्शन आई थी कि नहीं आई थी? Yes, Yes, sir. sir. तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन नीचे आई थी कि नहीं आई थी? Yes, sir. मतलब ए क्रॉस बी को क्या मैं ये लिख सकता हूँ माइनस के बी क्रॉस से? Yes, sir. भाई डायरेक्शन में सिर्फ अपोजिट है, एक दूसरे की डायरेक्शन अपोजिट है, वो है कि नहीं? Yes, sir. इसीलिए आई क्रॉस जे का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो के आता है, लेकिन जे क्रॉस आई करते हैं तो माइनस के आता है। ये तो आपको समझ में आ गया, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के जीरो क्यों है, ये तो क्लियर हो गया? Yes, sir. अब इधर अब देखो, हर बार इसको हमारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि आई क्रॉस आई जे होता है, जे क्रॉस आई, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके लिए हमने ये फंडा निकाला। अभी आपको ये समझ में आया कंसेप्ट क्या है इसके पीछे? कंसेप्ट क्लियर हो गया Yes, ना? sir. अब हम सीखते हैं, हाँ कंसेप्ट समझ में आया। अब हम सीखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमें हमें ना एग्जाम क्लियर करना है, और हम एग्जाम भी क्लियर करना है, कंसेप्ट भी जानना है। ऐसा नहीं सिर्फ एग्जाम क्लियर हो जाए, कंसेप्ट कुछ ना है तो भी बेकार है, कंसेप्ट भी जानना है। अब हमने कंसेप्ट जान लिया, अब हम करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, ये जो गोला मैंने लिया है, ये जो सर्किल लिया है, इसमें हम ऐसे घूमेंगे तो लेंगे पॉजिटिव, ऐसे घूमेंगे तो यानी कि क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एंटी क्लॉक नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पॉजिटिव। अब देखो आई क्रॉस जे कैसे घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। Yes, sir. एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। आई क्रॉस जे का रिजल्ट मान लो जो बच रहा है वो आंसर आएगा, आई क्रॉस जे का के आंसर, आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो प्लस ले लिया। अब देखो जे क्रॉस आई क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, Negative के जे क्रॉस आई में क्या माइनस किया गया, क्लियर है? अब जे क्रॉस के कैसे घूम रहा हूं मैं? एंटी क्लॉकवाइज, anti-clockwise. तो क्या आएगा? पॉजिटिव। जे क्रॉस के Yes, sir. पॉजिटिव आई आ गया। अब देखो Yes, sir. अब क्या है? के क्रॉस जे। अब देखो के क्रॉस जे, अब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, क्या लूंगा? नेगेटिव लूंगा, तो के क्रॉस Minus. जे क्या आ गया? नेगेटिव आई Minus आ गया। I. अब के क्रॉस आई कैसे घूम रहा हूँ मैं? एंटी क्लॉकवाइज, Anti-clock. पॉजिटिव आ गया। अब देखो Yes, sir. आई क्रॉस के कर रहा हूँ तो क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, Negative J. नेगेटिव आएगा, नेगेटिव J आ गया। क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. जो डायरेक्शन वेक्टर वही होता है जो मैंने यूनिट वेक्टर आपको पढ़ा रखा है ना, वो वेक्टर जिसमें खुद के मैग्नीट्यूड का ही डिवाइड कर दिया जाए। देखो यही तो किया है, ये डायरेक्शन वेक्टर है, ये कोई ए वेक्टर है, उसमें उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दिया है। अरे यूनिट वेक्टर पढ़ाया था आपको, यूनिट वेक्टर। Yes, sir. यूनिट वेक्टर ही है डायरेक्शन वेक्टर। मैंने वहां पे बताया भी था कि ये वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए यूज किया जाता है, और इसको हम डायरेक्शन वेक्टर भी बोलते हैं। यूनिट वेक्टर तो याद होगा। Yes, sir. यूनिट वेक्टर भी तो यही था, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। Yes, sir. ठीक है, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट, अब देखते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म में। कंपोनेंट फॉर्म में कैसे देखते हैं? देखो ए आई ए जे, ये दो वेक्टर्स हैं। अब उसमें भी सेम उसी की तरह करते हैं, इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ में, जैसे सिमिलरली उसमें किया था ना हमने डॉट प्रोडक्ट में। Yes, sir. डॉट प्रोडक्ट में भी तो पहले ऐसे ही किया था, फिर जो जीरो हुई थी, ऐसे ही करके देखो आई का किसके साथ में? आई वाले के साथ में क्या किया? ए एक्स बी एक्स आई आई, ए एक्स आई कैप का बी वाई जे कैप के साथ में किया, ए वाई जे, अच्छा जे वाले के साथ में कर दिया है। इसने ऐसे किया, इसका पहले का इसने क्या किया? बी एक्स वाला पहले लिया है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ, ऐसे ऐसे करके दिखाया है। तो देखो बी एक्स का मल्टीप्लाई ए एक्स वाले आई के वाले के साथ कर दिया, बी एक्स का मल्टीप्लाई ए वाई के साथ कर दिया, किया है। बी एक्स का मल्टीप्लाई ए जेड के साथ कर दिया। अरे Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. अब बी वाई का मल्टीप्लाई ए एक्स के साथ में कर दिया है। अब बी वाई के साथ में तो आई जे है ना, जे आई आ गया, आई जे, और बी वाई का मल्टीप्लाई ए वाई के साथ में कर दिया है, बी वाई का मल्टीप्लाई ए जेड के साथ में किया है, बी जेड का मल्टीप्लाई, ऐसे ही तीनों सबके साथ में किया है। अब देखो हम ये चीज पढ़ चुके हैं इससे पहले हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि देखो आई क्रॉस जे क्या होता है? के होता है। जे क्रॉस आई क्या होता है? माइनस के होता है।
आई जे जे के क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे हम लोग वही अप्लाई करेंगे। देखो आई जे 0 हो जाएगा, जे जे ये 0 हो जाएगा, के ये 0 हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? Yes, sir. अब देखो यहाँ से जो वो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में जे आई जे, यहाँ से माइनस प्लस करने के बाद में हमारा फॉर्मूला बनेगा ये फॉर्मूला। ये तो हमारा रहा ये तो रहा हमारा मैथमेटिकल वे। मैथमेटिकल। अब हम करते हैं शॉर्टकट में। एक्चुअली में हमारा हम मेथड जो यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने, वो ये वाला था, ये वाला मेथड यूज करेंगे हम। ये मेथड हम 99.99% हमें ये नहीं करेंगे, ठीक है? तो हम इस पे ज्यादा फोकस करें भी क्यों, जब 99.99% कर ही नहीं रहे हैं, तो हम करेंगे ये वाला मेथड। इसमें ए क्रॉस बी दो वेक्टर दिए हुए हैं, यहाँ पे ए के तीनों कंपोनेंट लिख लिए, यहाँ पे जे वाई के लिख दिए, उसके रखिए बी वेक्टर के। अब देखते हैं। अब देखो जब हम आई का कंपोनेंट लिखेंगे ना, आई कैप पहले लेंगे, तो आई वाले को भूल जाओ कि आई वाला है इसमें जे और के वाले का इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसके साथ। देखो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। अब देखो जे कैप वाले का नंबर आया, जे कैप वाले से पहले माइनस लगाते थे ना, याद रखिएगा, जे कैप वाले से पहले माइनस लगाते हैं और जे वाले को भूल जाओ। जे वाले को भूल गए तो इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। ए एक्स बी जेड, देखो ए जेड बी एक्स जे कैप। अब देखो जेड का नंबर, आई की का नंबर आया, की का नंबर आया तो इसको भूल जाओ, की का नंबर आया तो जिसका नंबर है उसको भूल जाते हैं। देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ए एक्स बी वाई, देखो ए एक्स बी वाई और ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, ठीक है? क्लियर है आपको मल्टीप्लिकेशन? Yes, sir. ये अच्छा 11 क्वेश्चन पहले ही हो चुके थे, 2 क्वेश्चन ये है, कितना हो गया? 13 क्वेश्चन। 13. बेटा अभी एग्जाम चल रहे हैं क्या आप लोगों के? No, sir. No, sir. ये क्वेश्चन करने हैं आपको घर पे, करने हैं, Yes, yes, ठीक है? yes, sir. अब आते प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे हमारी डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज थी, ऐसे हमारे क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हैं। ऐसे ही हमारी किसकी है? क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल प्लेन कंटेनिंग ए और बी। यानी कि आप ये बोल सकते हो ऑर्थोगोनल, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है हमारा, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद में जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आती है, वो हमेशा दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। ये कहना चाह रहा है फर्स्ट सेंटेंस में। अरे यही Yes, तो sir. जो डायरेक्शन हमने राइट हैंड थंब रूल से निकाली थी, ये अंगूठा की जो डायरेक्शन थी, जो अंगूठे की डायरेक्शन थी, वो हमेशा दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर थी ना। Yes, sir. भूल गए क्या? परपेंडिकुलर ही थी ना। Yes, sir. हाँ। अब देखो वेक्टर प्रोडक्ट आर कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मतलब कम्यूटेटिव नहीं है, नॉट कम्यूटेटिव, सॉरी, नॉट कम्यूटेटिव। यानी कि ए, देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या था, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए था, ये था पॉसिबल। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है, ए क्रॉस बी, ए बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। देखो ये बोल रहा है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल। अच्छा ये ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल क्यों नहीं था? मैंने बताया था, देखो ए क्रॉस बी की, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन हमने निकाली थी, एक की ऊपर आई थी, एक की नीचे आई थी। Yes, sir. याद है कि नहीं? Yes, sir. तो इसी वजह से ये दोनों इक्वल नहीं है, वरना इक्वल होते। सब क्लियर है? Yes, sir. अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है जैसे ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बी प्लस सी हो रहा है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी, ये डॉट की तरह ही है। जैसे ए क्रॉस बी प्लस बी सी, ए क्रॉस सी। क्लियर है? Yes, sir. देखो वही प्रॉपर्टी आ गई। टू वेक्टर्स ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन दे आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों? क्या फॉर्मूला है उसका? ए क्रॉस बी का ए बी Sin theta. साइन थीटा। अब देखो जब परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल क्या होगा? 90 90 डिग्री। degree. यानी कि मैक्सिमम कब हो सकते हैं? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितने पे होगी? 90 डिग्री पे। 90 degree. तो इसका मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्या होगा? मैक्सिमम।
और पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्या होगा? पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। पैरेलल के बीच में 0 डिग्री होता है और एंटी पैरेलल के बीच में 180 डिग्री होता है। और साइन की 0 की वैल्यू भी 0 होती है, 180 की वैल्यू भी 0 होती है कि नहीं? यस यानी कि मैं बोल सकता हूं कि A क्रॉस B अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स का है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का है, तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। A क्रॉस B अगर A क्रॉस, सॉरी बैटरी लो हो गई थी इसलिए मैंने चार्जिंग पे लगाया। 1 मिनट, आपको दिख गई होगी वैसे, शायद नहीं दिखी थी क्या? हेलो? नो सर। नो A क्रॉस B के, अगर A क्रॉस B दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं उनका मैक्सिमम होगा, और A क्रॉस B दो पैरेलल वेक्टर्स उनका क्या होगा? क्या होगा उनका? अरे पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होता है ये बताओ मुझे। 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा। अगर एंटी पैरेलल होंगे तो 180 डिग्री होगा। अब अगर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, एंगल 0 है या 180 है, तो भाई साइन की वैल्यू तो दोनों के लिए 0 है ना। यस सर तो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो क्या आता है? 0 डिग्री। याद रखना है ये। अभी देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। मतलब एप्लीकेशन क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल था कि हम लोग अभी हमने निकाला था कि एच की वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पर, हमें क्या करना, एरिया निकालने के लिए यूज होता है। जब क्रॉस प्रोडक्ट का एरिया हम वो पैरेललोग्राम का एरिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है कोई दो वेक्टर्स थे, ये कोई ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, हमने इसको जैसे डॉटेड बनाया ऐसे करके, हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना था। एरिया निकालना हमें हमें क्या करना है, उसकी हेल्प से निकाल दे, एक क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से निकाल रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प में मान लो ये कोई वेक्टर है, इस ये एच मैंने परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल। क्लियर है? 90 डिग्री। यस सर। अब मुझे ये बताओ कि पी एन डिस्टेंस, जो पी एन डिस्टेंस है, क्या ये पी एन डिस्टेंस बी कॉस थीटा के इक्वल होगी? यस सर होगी कि नहीं होगी बेटा? यस सर क्लियर है सबको? यस सर। यस सर अब देखो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ये है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्लियर है कि नहीं? यस सर क्या ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ये है, तो इसको क्या मैं एच लिख सकता हूँ? एच, सॉरी, ये अगर कॉस थीटा है, हाँ, तो क्या ये अगर कॉस थीटा है, क्या ये एच साइन ये होगा बी साइन थीटा? यस सर अरे आप एक बात बताओ मुझे, आप अगर भूल रहे हो तो मैं याद दिलाता हूँ आपको, कौन सा इंक लूं? चलो ये क्या इसका ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट साइन होगा ना? यस सर तो क्या ये वाली लेंथ सेम है ना? ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो सेम है ना? तो बी साइन थीटा, एच इक्वल टू बी साइन थीटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, ये बताओ पहले। यस सर तो क्या बी साइन थीटा की जगह पे यहाँ पे एच लिख सकता हूँ? यस सर ए क्या है? ए क्या है यहाँ पे देखो, ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर क्या है? पूरा ये वाली साइड है कि नहीं इसकी पूरी, यस इस पैरेललोग्राम की है? यस सर बेस बोल सकता हूँ इसको, बेस ऑफ पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ ना इसको। तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट पैरेललोग्राम का। तो बेस एच क्या है? हाइट, एच हाइट ही है ना, ये हाइट, यस सर हाइट हो गई। बेस इनटू हाइट ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम ए क्रॉस बी वेक्टर से निकाल सकते। समझ में आया आपको ये? यस सर कंफ्यूजन हो तो बता देना बेटा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल भी ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। मान लो हमें किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ऐसे ही दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, दो वेक्टर्स हैं। अब हम ये एच तो हम पिछले वाले में क्या निकाली थी हमने? सेम सेम। बी, देख इधर क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? एंगल जिससे जुड़ा हुआ है ये वाला तो कॉस कंपोनेंट होगा, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा ही होगा ना? यस सर भाई एंगल जिससे जुड़ा हुआ है वो बी कॉस थीटा, और जिससे नहीं जुड़ा है वो क्या होगा? बी साइन थीटा। एच इक्वल टू बी साइन थीटा हो गया ना? ये क्लियर है? यस सर
अब देखो मुझे 1/2 ए क्रॉस बी निकालना है, मान लो मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो 1/2 ए बी साइन थीटा, ये तो फॉर्मूला हो गया ना सीधा। अरे इसको Yes, sir. इसका ये वाला फॉर्मूला है कि नहीं, ये वाला 1/2 वैसे ही आगे लगाया है बस। अब मुझे ये बताओ Yes, इसमें sir. इसमें इसमें मुझे ये बताओ बी साइन थीटा, जो बी साइन थीटा उसकी जगह पे एच लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये जो बी साइन थीटा है Yes, ये वाला yes, बी साइन sir. थीटा इसकी जगह पे एच लिख दिया, 1/2 ए और बी साइन थीटा की जगह मैंने एच लिख दिया। तो आपने सुना होगा ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेस 1/2 बेस, ये देखो एच ए क्या है, ए बेस ही तो है, ए वाला ए पूरे ट्रायंगल इस वाले देखो पी एस क्यू ट्रायंगल का बेस ए ही तो है, ये ए Yes, है ना। sir. बेस इंटू हाइट क्या है, एच एच हाइट है, बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है? Yes, sir. अब अभी आपको 2 प्रॉब्लम और आ गए, यानी कि 13 और 16 प्रॉब्लम हो गए आपके लिए आज। एक असाइनमेंट हो गया अच्छा खासा, करके आओगे इनको? Yes, sir. Yes, sir. पक्का पक्का? Yes, sir. टाइम क्या हो रहा है अभी? टाइम हो गया, चलो होपफुली एंड हो पाया इस टॉपिक का। अभी हम कल से पढ़ेंगे, क्या पता है, कल से हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स। आप लोगों को मैथमेटिकल टूल्स, मतलब हम लोग जो मैथमेटिक्स में यूज करेंगे, इसमें सॉरी फिजिक्स में जो भी हमारे बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे साइन कॉस के फंक्शंस कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे ट्रायंगल बना के साइन 45 साइन 19 सबकी वैल्यूज निकालते हैं, और कैसे कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूले देखेंगे, कुछ टिग्नोमेट्री के देखेंगे, और कुछ आपके इंटीग्रेशन के देखेंगे, कुछ डिफरेंशिएशन के देखेंगे। ये आपके लिए नई चीजें हैं, ये मैथमेटिक्स जेई वाले पढ़ते हैं, बट हम लोग फिजिक्स में जरूरत पड़ती है उनकी, इसलिए हम उनको पढ़ाएंगे कल। कल से हम मैथमेटिकल टूल्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके देन फिर कल मिलते हैं। असाइनमेंट कोई